स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। देवभूमि में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, बद्रीनाथ में जमने लगे झरने और नाले, बर्फ में तब्दील हुई ओस की बूंदें। तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है कड़ाके की ठंड का सामना। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय, हरीश रावत ने धामी सरकार पर किया वार। कहा 3 साल में 23,000 युवाओं को दी थी नौकरी, आपने नहीं दी। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, उत्तराखंड में इगास पर रहेगा अवकाश। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में सीएम ने इसकी घोषणा की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लिए चलते हैं उत्तराखंड। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। देवभूमि में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, तो उत्तराखंड में ठंड बढ़ने लगी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बद्रीनाथ में झरने और नाले तक जमने लगे हैं। जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, बर्फ भी तब्दील हो गई है ओस की बूंदें। दरअसल ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई है। तीर्थयात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ पहुंचने वाले तमाम यात्रियों को इस वक्त मुश्किल हो रही है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होने हैं। उससे पहले तीर्थयात्री आखिरी दर्शन के लिए बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की कड़ाके की ठंड बद्रीनाथ में पड़ रही है, ओस बर्फ में तब्दील हो गई है। सफेद चादर बिछ गई है इस वक्त बद्रीनाथ में। जिस तरीके से ठंड पड़ने लगी है, तीर्थयात्रियों को मुश्किलें हो रही है। सुबह और शाम के वक्त जिस तरीके से शीतलहर बढ़ने लगी है, शीतलहर का सामना तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद चादर की मोटी परत बिछी हुई नजर आ रही है। ठंड बढ़ने लगी है और जिस तरीके से ओस बर्फ में तब्दील हो रही है, आपके सामने तस्वीरें हैं। तीर्थयात्रियों को इस कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। शाम के वक्त शीतलहर का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बर्फ में तब्दील हो गई है ओस की बूंदें भी। कड़ाके की ठंड लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में किस तरीके से ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई है। तो देवभूमि में कड़ाके की ठंड बढ़ती नजर आ रही है। 20 नवंबर को शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के। उससे पहले तमाम तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बद्रीनाथ में झरने और नाले तक जम गए हैं। सिर्फ सफेद चादर नजर आ रही है। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तीर्थयात्रियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। तो बर्फ में तब्दील हो गई है ओस की बूंदें, तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त। आगे रुक करते हैं। सीएम धामी ने मदन मोहन मालवीय को याद किया है। सीएम धामी ने मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है। आपको बता दें आज पुण्यतिथि है मदन मोहन मालवीय की। समाज संस्था में अपना योगदान दे चुके हैं, समाज सुधारक रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके उन्हें नमन किया है। समाज सुधारक रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न भी रहे हैं मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया, भारत रत्न रहे हैं। समाज सुधार में भी अहम योगदान रहा है मदन मोहन मालवीय का। सीएम पुष्कर सिंह की तरफ से ट्वीट करके उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। उन्हें को उनके पुण्यतिथि के अवसर पर याद किया गया है और ट्वीट करके शत शत नमन किया गया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। महान समाज सुधारक रहे हैं मदन मोहन मालवीय, शिक्षाविद रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है। खासकर उत्तराखंड के लिए अहम योगदान मदन मोहन मालवीय का रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद किया गया है। समाज सुधारक रहे हैं मदन मोहन मालवीय। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट किया गया है। आगे रुक करते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। देवभूमि में चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। देहरादून में आज प्रचार करेगी बीजेपी की रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से प्रचार किया जाए 2022 के मद्देनजर विधानसभा के चुनाव अब बेहद नजदीक है। तो इसी महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होनी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। आपको बता दें 70 विधानसभा क्षेत्रों में संयोजक तैनात होंगे।
पार्टी की बैठक होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी तमाम रणनीति बना रही है, प्रचार करने की रणनीति बनाई जाएगी। देवभूमि में चुनाव से पहले तैयारियां तेज हो गई है बीजेपी की। बड़े चेहरों की तरफ से लगातार मंत्र दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को 2022 का लेकर, और कुमाऊं क्षेत्र पर खास फोकस किया जा रहा है। 2017 में जो सीटें रह गई थी, जहां बीजेपी को हार मिली थी, उन सीटों पे खास फोकस किया जा रहा है और 70 विधानसभा क्षेत्रों में संयोजक तैनात किए जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। देहरादून में आज प्रचार करने की रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरीके से प्रचार किया जाए, जनता तक किस तरीके से पहुंचा जाए, युवाओं को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों को लेकर सजग है, तमाम सौगातें उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है। आगे रुक करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोकप्रिय पर्व इगास के अवकाश पर घोषणा कर दी है। हरिद्वार में कार्यक्रम में सीएम ने इसकी घोषणा की। हालांकि इस दिन रविवार है, लेकिन सीएम धामी की घोषणा से भविष्य में इगास के अवकाश रहने का रास्ता खुल गया। सीएम ने गढ़वाली में अपने ट्वीट के जरिए छुट्टी के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के प्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम सभी ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाएं और हमारी नई पीढ़ी भी हमारा पारंपरिक त्योहार से जुड़ी रहे। दूसरी तरफ सीएम के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है। तो सीएम धामी की तरफ से घोषणा की गई है, इगास के अवसर पर अवकाश रहेगा राज्य में। हालांकि इस बार रविवार का दिन है, लेकिन इस फैसले से भविष्य में अवकाश के रास्ते खुल गए हैं। तो इगास उत्तराखंड वासियों का बड़ा लोक पर्व है और इस मौके पर सीएम की तरफ से अवकाश की घोषणा कर दी गई है, जिसकी मांग उत्तराखंड वासियों की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। तो आपको जानकारी दे रहे हैं, उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के प्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी रहेगी। सीएम धामी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड का लोक पर्व इगास के अवसर पर सीएम धामी की तरफ से अवकाश की घोषणा कर दी गई है। कैसा माहौल उत्तराखंड में इस ऐलान के बाद? जी सोनिका, बिल्कुल आपको बता दें कि जो इगास का पर्व है और दीपावली से 11 दिन बाद उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक लोक पर्व उत्तराखंड का माना गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम वनवास से वापस आए थे तो यहाँ पर 11 दिन के बाद सूचना मिली थी, ये माना जाता है। तो उसी के तहत इगास का एक पर्व है जो बड़ा ही धूमधाम से उत्तराखंड में मनाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सभी लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। और वहीं अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक इगास की पर्व की छुट्टी घोषित की है। हालांकि उस दिन रविवार जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये शुरुआत हो चुकी है कि इगास के पर्व की अब छुट्टी रहेगी और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी अब इगास का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और सार्वजनिक छुट्टी हमेशा रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसको सीधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिस तरीके से इगास की छुट्टी घोषित की गई है, उसका सीधा मकसद यही है कि जो लोक पर्व है, संस्कृति है उत्तराखंड की, वो बची रहे और जो युवा लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो भी इस ओर बढ़े और धूमधाम से इगास का पर्व बनाएंगी। धनराज, इस पर अवकाश की मांग लगातार उठती रही है उत्तराखंड वासियों की तरफ से और अब सीएम धामी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है। क्या इसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से इगास के पर्व की छुट्टी घोषित की गई है तो कहीं ना कहीं इसकी मांग लगातार उत्तराखंड वासी उठा रहे थे। आम आदमी पार्टी इसकी मांग उठा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो उससे जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है कि सीधा सीधा जो इगास की पर्व की छुट्टी दी गई है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं जो इगास का पर्व मनाते हैं, तो उनको खुश करने के लिए ये छुट्टी दी गई और सीधा असर 2022 के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। जरूर इससे बीजेपी को बड़ा फायदा उत्तराखंड में हो सकता है, क्योंकि इगास का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसको उत्तराखंड वासी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा का चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है।
एक्टिव मोड में है। अजय कोठियाल के नेतृत्व में रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत होगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। सतपुली में शुरू होगी रोजगार गारंटी यात्रा, कर्नल कोठियाल की तरफ से शुरू की जाएगी। पौड़ी रोड से लेकर के मुख्य बाजार तक ये यात्रा की जाएगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, यात्रा में आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। तो रोजगार को लेकर के लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। रोजगार गारंटी अभियान लगातार आम आदमी पार्टी चला रही है। इससे पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। युवाओं को साधने के लिए, युवाओं को अपने पढ़ने में लेने के लिए आम आदमी पार्टी इस वक्त पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है और रोजगार गारंटी अभियान को लगातार तेज किया जा रहा है। और अब बड़ी जानकारी है कि रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। अजय कोठियाल के नेतृत्व में शुरुआत होगी। सतपुली में शुरू होगी ये रोजगार गारंटी यात्रा और इसी के साथ पौड़ी रोड से लेकर मुख्य बाजार तक यात्रा की जाएगी। सीधा जुड़ने का प्रयास किया जाएगा युवाओं के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि अगर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये रोजगार का मुद्दा जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त हावी है, सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखा है। तमाम घोषणाएं की गई हैं, रोजगार को लेकर बेहद सजग नजर आ रही है। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर लगातार वार कर रही है, हमलावर है लगातार कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर। अब ये बड़ी जानकारी है कि गणेश गोदियाल ने खनन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। संकल्प विजय शंखनाथ जनसभा के दौरान धामी सरकार पर वार किया गया है। कहा गया है कि 100 दिन में सरकार ने कितने खनन के पट्टे जारी किए, गणेश गोदियाल की तरफ से ये कहा गया है। दरअसल पत्रकारों के साथ रूबरू हुए और उनकी तरफ से कहा गया है कि गणेश गोदियाल ने खनन को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। 100 दिन में सरकार ने कितने खनन के पट्टे जारी किए, गणेश गोदियाल की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। सीधा हमला किया गया है उत्तराखंड सरकार पर। तो कांग्रेस लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हम उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार की स्थापना उनके हितों के लिए करेंगे। ये विश्वास करें लोग। हमने आधारभूत सुविधाओं के विकास में 20 साल इस प्रदेश को हुए और उसमें 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। हमने आधारभूत सुविधाओं के विकास में तमाम कार्य किए। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत गिने चुने गांव होंगे जहां अब सड़क नहीं पहुंची है। अधिकांश गांव में तक सड़क पहुंच चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है, पानी आ चुका है, स्कूल, लेकिन इसको सजाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से कांग्रेस काम करती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आकर उस कांग्रेस के किए हुए कामों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसके अलावा बताई जा रही है कि कई बड़े नेता हर्ष आगे हर्ष जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो इसी जिले के हो या पूरे प्रदेश भर में। देखिए, ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस में आने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम उनकी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। कार्यकर्ता के सम्मान को बनाए रखा जाएगा और जहाँ पर ये महसूस किया जाएगा कि किसी नेता के आने से हम कोई सीट विशेष या इलाका विशेष में हमें कोई भारी जगह हो सकता है, उसके बारे में हमारा हाईकमान और हमारे वरिष्ठ नेता आपस में बातचीत करके निर्णय। 2016 में जो कुछ बागी गए थे, आगे बढ़ो हर्ष। ऐसा है कि वो बागी हों या भाजपा के मूल लोग हों, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन ये है कि हम कांग्रेस के वर्तमान जो मेहनत कर रहे हैं लोग उन सीटों पर, वहाँ उनके हितों के साथ कोई अनदेखी नहीं करेंगे। अतः जी आपने बीच में कहा था कि सरकार कई खनन पट्टे बांटी है सरकार ने, मैंने कल ही कहा था, मैंने कहा सरकार ये बताए कि 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने खनन पट्टे कितने बांटे। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि सरकार ने 4.5 साल का खनन पट्टा एक तरफ और 100 दिन का एक तरफ और नियमों को ताक पे रख दिया। मैंने कल एक बड़ी बात कही, मुझे इस उत्तराखंड में एक मधुकोड़ा होने से इस उत्तराखंड प्रदेश को बचाना है। ये कलंक हमारे प्रदेश पर नहीं लगना चाहिए। और उसने कहा एक
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट उनसे लेंगे। विशाखा, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर हमलावर है और अब गणेश गोदियाल की तरफ से खनन को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल कांग्रेस भी चुनावी रणनीति के तहत जो अपने कार्य है वो कर रही है और जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है कि खनन को लेकर सरकार से जवाब उनके द्वारा मांगा गया है। इसी के साथ हरीश रावत के द्वारा कहा गया है कि उनकी सरकार ने पिछले 4 साल में लगभग 23,000 से जो ज्यादा नौकरियां हैं वो देने का काम किया है और राज्य सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है कि पिछले 4 साल में कितनी नौकरियां उनके द्वारा दी गई है उसका ब्यौरा राज्य सरकार दे। ठीक उसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा गणेश गोदियाल के द्वारा यह बयान दिया गया है कि खनन को लेकर सरकार जो है वो अनदेखी कर रही है। कई लोगों की जो शिकायत है उसके मिलने पर भी सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। खनन को लेकर भी जवाब उनके द्वारा मांगा गया है और देखिए सभी ये मुद्दे हैं जो चुनाव से ठीक पहले विपक्षी पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे हैं और एक विपक्षी पार्टी के तौर पर जो भी राज्य में फिलहाल कांग्रेस के बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधने के लिए और राज्य सरकार को घेरने के लिए वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और विशाखा, खनन का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है। इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए अब तक उनके बयान का जो क्लैरिफिकेशन है वो किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा नहीं दिया गया है। अभी तक केवल विपक्षी पार्टी ने एक तरीके से कहिए कि आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाया है और राज्य सरकार की तरफ से अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ से, मंत्री की तरफ से अभी कोई जो क्लैरिफिकेशन है, जो जवाब है वो उनके बयान का सामने नहीं आया है। जी ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार सक्रिय मोड में है और अब हरीश रावत ने धामी सरकार पर वार किया है। दरअसल हरीश रावत लगातार निशाना साध रहे हैं सत्ता पक्ष पर। अब हरीश रावत की तरफ से कहा गया है कि 3 साल में 23,000 युवाओं को नौकरी दी थी, बीजेपी ने 4.5 साल में भी युवाओं को नौकरी नहीं दी। यह हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी सरकार में 3 साल के अंदर 23,000 युवाओं को नौकरी दी गई, लेकिन बीजेपी ने 4.5 साल में भी युवाओं को नौकरी नहीं दी है। यह हरीश रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। हरीश रावत कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और लगातार एक्टिव मोड में हैं। कार्यकर्ताओं को लगातार मंत्र दिया जा रहा है 2022 फतेह करने का और हरीश रावत लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर और स्थानीय मुद्दों को लेकर खासकर उनका फोकस है। लगातार वो मुद्दों को उठा रहे हैं और अब रोजगार को लेकर के निशाना साधा गया है। कहा गया है कि उनकी सरकार में 23,000 युवाओं को नौकरी दी गई थी। एक और बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। 15 से 17 नवंबर तक दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। किसानों के हक में आम आदमी पार्टी की संकल्प यात्रा, उधम सिंह नगर जिले से किसान संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी किसानों के हक में 15 नवंबर से संकल्प यात्रा शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 15 से 17 नवंबर तक उत्तराखंड का दौरा कर संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हम मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, आम आदमी पार्टी अब किसानों के समर्थन में उतरती नजर आ रही है। उत्तराखंड में संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के चुनावी राजनीति में उतरने के लिए तैयार है और लगातार दूसरी पार्टियों के जो बगावती नेता है उन पर अपनी नजरें जमाए हुए है, किसी तरह वो आए और उनकी भी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो परवान चढ़े। और अभी भी आप देखिए उनके जो शीर्ष नेता है अरविंद केजरीवाल का 2 दौरा हो चुका है और मनीष सिसोदिया भी आ चुके हैं। भगवंत मान का दौरा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में जो आकर्षण होना चाहिए चुनाव से पहले तो बहुत कम दिखाई दे रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सभाओं में भीड़ तो जरूर जुटी, लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने दावे किए, जो उन्होंने वादे किए जनता से कि फ्री बिजली देंगे, रोजगार गारंटी योजना का कार्ड देंगे, उस पर जनता यहाँ पे आसानी से विश्वास नहीं कर रही है। इसलिए आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो सभाएं हो रही है उसमें भीड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो भीड़ जब हम लोग अलग से बात करते हैं तो कहती है कि किस बहकावे में आई है या जो उनके नेता है वो किस तरह से उनको लेकर के आए हैं।
इस तरह से कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसका कुछ खास प्रभाव उत्तराखंड की राजनीति में अभी तो फिलहाल इस 2022 के चुनाव में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे नहीं है, कोई सांगठनिक जो संरचना है वो उनके पास बिल्कुल नहीं है, और अभी भी उनका पूरी जो उनकी राजनीति है, पूरी सियासत है, वह कांग्रेस बीजेपी के जो बगावती होंगे, जो बागी होंगे, जिनके टिकट कटेगा या जो टिकट मांग रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगा, वो आम आदमी पार्टी का तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड की चुनावी सियासत गरमाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के नवंबर में धुआंधार दौरे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। वह कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इस महीने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए हैं, जिनकी पार्टी जल्द ही घोषणा कर देगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। देर शाम तक बैठक में 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के सभी कार्यक्रम तय किए गए। 30 नवंबर तक केंद्रीय नेताओं का धुआंधार दौरा होना है उत्तराखंड का। बीजेपी के इसी बीच सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पहले इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमारे पास उस समय जो एमओयू हुए थे वह प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से हम लोग अब तक 3 लाख से अधिक निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतार चुके हैं और उसमें प्रोडक्शन में अधिकतर में प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार ने इस दौरान अनेक आयोजन यहाँ पर किए हैं और जो यहाँ पर डिफेंस एक्सपो आयोजित हुआ था, इस डिफेंस एक्सपो में भी हमारे साथ में यहाँ पर 70 देशों के उस समय ने इसमें प्रतिभाग किया था। 857 भारतीय और 172 कुल मिलाकर 1000 से अधिक कंपनियों ने अपनी एग्जीबिशन में भागीदारी इसमें सुनिश्चित की थी और इस दृष्टि से हम लोगों ने इसे प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 23 एमओयू प्रदेश सरकार के साथ यहाँ पर हुए थे और इसमें डिफेंस सेक्टर से संबंधित HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो प्रदेश में पहले से ही इस सेक्टर से जुड़ी हुई इकाइयां पहले से कार्यरत हैं। मार्च 19 में प्रदेश में अमेठी जनपद में भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड वे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।